गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स है। जी हाँ, आज ये फर्स्ट क्लास है, आज ही से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आप 11th क्लास का ये जो क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, लेकिन हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स 100% समझना है, आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स पे मेरा पूरा कमांड हो जाए, तो आप एक भी एपिसोड को मिस नहीं कीजिएगा। हर एक एपिसोड को आप केयरफुली समझिएगा और जब भी वीडियो को आप देखिएगा तो आप नोटबुक और पेन लेकर के ही बैठिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को आपको नोट करना है। एपिसोड जब कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद जो नोट किए हुए उसको एक फेयर बनाइएगा, खूब सुंदर से फेयर में होना चाहिए, आपके नोटबुक में सुंदर सा उसका नोट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, जो बैच हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें हर एक्सरसाइज का पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन समझा करके आपको बता करके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ऐसे हर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम में आप भी पार्टिसिपेट ले, भाग ले। मैं जब भी ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होगा एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा। तो जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तब तक कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट, डेट इज सेट्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स। हिंदी में कहते हैं समुच्चय, समुच्चय। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये व्हाट इज सेट। सेट क्या होती है, हम समुच्चय किसे कहते हैं। फिलहाल मैं इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद डिफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समुच्चय का परिभाषा लिख दूं, छोटा सा परिभाषा है समुच्चय। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं समुच्चय, ठीक है। और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और इसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक। जो समुच्चय का परिभाषा होता है, पहले लिख लेता हूं, सुपरिभाषित वस्तुओं के, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूं, एक डिफिनेशन को इंग्लिश में हम लिखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिखते हैं a well defined collection of object is called set। स्टूडेंट्स, इस बैच में थोड़ा सा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों को मर्ज करके चलूंगा, कंबाइन करके चलूंगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों को ये समझ में अच्छी तरह से है, ठीक है। कोई डाउट क्रिएट नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों को लेकर के चलूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम समझते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। यहाँ पे सामने आपके डिफिनेशन रखा हुआ है, लिखा हुआ है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। सुपरिभाषित मतलब क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं, उसके बाद खूब बढ़िया से डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए। संग्रह, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, संग्रह। संग्रह का मतलब स्टूडेंट समूह, संग्रह मतलब कि समूह। कोई भी बहुत सारा चीज है, किसी कोई बहुत सारा वस्तु है, अब उस सभी वस्तु को एक साथ हम रख दिए हैं, समूह बना दिए हैं, उसको हम कहते हैं संग्रह, ठीक है। अब तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, लेकिन वो संग्रह कैसा होना चाहिए, ठीक है। वस्तुओं के संग्रह को हम, वस्तुओं के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को
हम समुच्चय कहते हैं। बट वो जो वस्तु का जो संग्रह है वो कैसा होना चाहिए, तो वो सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो सुपरिभाषित को इंग्लिश में वेल डिफाइंड कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब इस बात को समझते आखिर सुपरिभाषित क्या होता है। हम तो समझ गए संग्रह यानी कि समूह, वस्तु का बहुत वस्तु का समूह होगा, उसको हम समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं सुपरिभाषित। तो स्टूडेंट, सुपरिभाषित का मतलब होता है वैसा परिभाषा जो हमेशा एक ही रहे, कभी नहीं बदले। वो परिभाषा, उसका परिभाषा किसी भी व्यक्ति से नहीं बदले। हर व्यक्ति वही परिभाषा का है। जिसे मैं जिस वस्तु को देख करके उसको परिभाषित कर दिया, उसका डिफाइन कर दिया, कोई और भी व्यक्ति देखे तो कोई और भी पर्सन देखे तो उसका भी जो मैं डिफिनेशन बताया वही उसका डिफिनेशन सेम बताए। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु का डिफिनेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, परिभाषा जब चेंज नहीं हो उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं मतलब क्या। ठीक है, क्या डिफिनेशन चेंज नहीं हो, समझिए क्या, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा से 100% समझ में आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके रखिए, 100% ये समझ में आपको आने वाला है। देखते हैं से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एक समुच्चय है, यानी जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, आपके क्लास में, मान लीजिए आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, सभी छात्रों का संग्रह बना लीजिए। आपके क्लास में सभी छात्रों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? समुच्चय तब होगा जब यह सुपरिभाषित होगा। तो क्या यह सुपरिभाषित है? हाँ है, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके क्लास में 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए जितने भी, मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, मैं उसको काउंट कर लिया, 50 स्टूडेंट हमको मिला। बाहर से कोई टीचर आए, देखे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी काउंट किए तो उनको भी 50 स्टूडेंट्स। अब जितने उसमें बैठे वही ना रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोला 50 यानी कि 50 स्टूडेंट्स हैं, कोई और टीचर है उसको काउंट किए तो वो भी बोले 50, यानी कि हमारे अनुसार 50, उनके अनुसार भी 50, कोई और भी आएगा तो 50, यानी कि हर किसी के अनुसार जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, छात्रों की जो संख्या है वो 50 ही है, ना तो ज़्यादा हो रहा है और ना ही कम हो रहा है। यानी कि इस बात को कहेंगे ये सुपरिभाषित है। यानी कि मैं जो परिभाषा दिया 50 स्टूडेंट्स, वो भी सही है, वो बोले हाँ, वो भी 50 बोले, सब कोई, सबके नज़र से वो 50 ही स्टूडेंट्स है, उसको अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं 51। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया कि किसी क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, किसी वर्ग में बैठे सभी छात्रों का जो संग्रह होता है वह एक समुच्चय होता है, वह एक सुपरिभाषित होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11th क्लास का मैथमेटिक्स का बुक आपके पास है और उसमें कुल पृष्ठों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पेज, क्या यह समुच्चय है? आपके 11th क्लास का मैथमेटिक्स का जो बुक लेकर के आप बैठे हैं, अगर कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ पेज, कुल पृष्ठों की संख्या, 11th क्लास के मैथमेटिक्स की किताब में, बुक में कुल पृष्ठों की संख्या क्या है? समुच्चय है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें कितने पेजेज हैं। कोई और देखेगा तो पता देगा हाँ इतना पेज है, यानी कि हर किसी के लिए जो पेज है, मान लीजिए 300 पेज है, 400 पेज है, कोई भी मान लीजिए 300 पेज है, तो मैं देख कर बताऊंगा हाँ इसमें 300 पेज है। कोई और आकर देखेगा तो कहेगा हाँ इसमें 300 पेज है। कोई और आकर कहेगा क्या इसमें 350 है? नहीं, वो भी तो 300। यानी कि ये भी बात सुपरिभाषित है। मतलब कि कोई भी बात हर व्यक्ति के अनुसार सेम लगे, डिफरेंट ना हो, एक ही जैसा हो, उसको हम कहेंगे सुपरिभाषित। बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए एक माह में सभी, एक माह में, या इसको ऐसे कहा है एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, 1 ईयर में
टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, क्या यह सेट है, समुच्चय है? तो हाँ बिल्कुल है। मैं भी कहूँगा कि हाँ, एक साल में, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कोई और भी कहेगा यही बात, तीसरा भी कहेगा यही बात। मतलब कि ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। ये डिफरेंट, ये चेंज नहीं हो सकता है। या ये मैं कहूँगा 12 माह, तो कोई और नहीं कह सकता है कि 13 माह। इसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। आपको बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 10 से कम, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 10 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन से होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही होगा ना। किसी से आप पूछिएगा तो यही बताएगा, हर किसी के नजर से यही आंसर ही होगा। तो मतलब कि यह सुपरिभाषित है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले इसके एग्जाम्पल हम देख देते हैं, फटाफट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वर्ग 11वीं में सभी छात्रों का संग्रह, ये एक समुच्चय है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है ना। एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं 12, ये भी एक समुच्चय है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है, यह भी एक सेट है। देखिए स्टूडेंट्स, सब ध्यान से समझिएगा। आपके 11th क्लास में, आपके क्लास में 11th के स्टूडेंट्स कितने बैठे होंगे तो कोई बता सकता है ना। टोटल काउंट करके बता देना। ये काउंटेबल है, हम अच्छी तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। इसमें इसके डिफिनेशन में कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, एक वर्ष में कुल कितने महीना होते हैं, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये जो है ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, ये समुच्चय है। जैसे ये हो गया एक 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये भी कोई भी बता सकता है ना। ये सुपरिभाषित कहलाएगा, वेल डिफाइंड है। ये भी अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर टोटल कितने होते हैं? ए ई आई ओ ई, बस इतना ही तो होते हैं ना। ए ई आई ओ ई, बस 5 ही स्वर होते हैं, कोई भी बता देगा। तो ये सुपरिभाषित है, ठीक है। ये सब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो स्टूडेंट्स, आपको अब समझ में आ गया होगा सुपरिभाषित मतलब क्या। तो अब डिफिनेशन समझ में आया होगा। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यही डिफिनेशन बताएंगे, कहीं लिख रहा हूं तो यही डिफिनेशन। इंग्लिश में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। आप इस एग्जांपल को इंग्लिश में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ है नहीं, आसान है, ओके। अब स्टूडेंट्स, हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं, आखिर में ऐसा कुछ एग्जांपल दें ताकि वो सुपरिभाषित नहीं हो, है ना, जो समुच्चय नहीं हो। तो चलिए कुछ इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सुपरिभाषित नहीं है, जो समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, पहले अपना वीडियो को रोक करके पॉज करके इतना पहले नोट करें। उसके बाद हम चलिए देखते हैं वैसा कुछ एग्जाम्पल्स जो समुच्चय नहीं होगा, जो सेट नहीं होगा, जो सुपरिभाषित नहीं होगा, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए वैसा एग्जाम्पल जो सेट नहीं हो, जैसे अगर मैं कहूंगा, देखिएगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं
सबसे खतरनाक जानवर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सबसे खतरनाक जानवर, क्या यह समुच्चय है? क्या यह सुपरिभाषित है? मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्या यह सुपरिभाषित है, समुच्चय है? नहीं है। ये मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर, ये जो लिखा है सेंटेंस है, ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। कैसे? देखिए समझिए सबसे खतरनाक जानवर, मान लीजिए मुझे सबसे खतरनाक जानवर सांप है, सांप लगता है कि सबसे खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है, वहाँ फिर सांप कहीं ना मिल जाए, काट ना ले, है ना। लेकिन कोई किसी स्टूडेंट से हमने पूछा आपको सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगता है, उसने बताया सर हम मेरा सबसे खतरनाक जानवर कुत्ता लगता है, सबसे खतरनाक कुत्ता है, डॉग। हमको बहुत कुत्ता से डर लगता है सर, सांप को तो हम पकड़ के फेंक देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या बोला और उसने क्या बोला, अब यहाँ पे जो डिफिनेशन है बदल गया, परिभाषा जो है बदल गया। अब किसी और से पूछेंगे तो उसको सबसे खतरनाक जानवर जो है कुछ और बता देगा, यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। आप एक बात बताइए, सबसे खतरनाक, इस खतरनाक जो शब्द है, खतरनाक शब्द, इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई औजार है क्या, जिसे उस इंस्ट्रूमेंट को इसमें डालो वो बता देगा हाँ इतना खतरनाक है? ऐसा तो कुछ है नहीं। हम जो शब्द है खतरनाक, डेंजर, ये डेंजरस जो है, इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे लिखता हूँ समुच्चय, जो समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे खतरनाक जानवर, ये समुच्चय नहीं है क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। किसी को सबसे खतरनाक कोई और जानवर लगेगा, माने हर व्यक्ति अपना अपना खतरनाक जानवर बताना स्टार्ट कर देगा और सभी व्यक्तियों में डिबेट चालू हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, नहीं मेरा ये खतरनाक है, नहीं वही मेरा खतरनाक है। ऐसे क्या होगी, सभी लोगों में आपस में झगड़ा, लड़ाई। तो इसलिए हम कहेंगे ये सुपरिभाषित नहीं है। एक और देखते हैं, सबसे तेज छात्र, ठीक है। अब आपके क्लास में अगर मैं कहा जाए कि सबसे तेज छात्र, क्या ये समुच्चय है? नहीं है। क्यों ये सबसे तेज छात्र समुच्चय नहीं है? क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। ओके, खुलिए थोड़ा देर में। ये सबसे तेज जो छात्र है, सबसे तेज वर्ड है, ये खतरनाक वर्ड है, ये सब समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है, क्योंकि ये सब वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित नहीं है। किसी की नज़र में कोई और तेज होगा, किसी की नज़र में कोई और तेज होगा। अगर आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल बताया जा सकते हैं कौन छात्र कितना तेज है, आप टेस्ट एग्जाम ले लीजिए, पता चल जाएगा, बात सही है आपका। लेकिन जब मैंने एक बार टेस्ट एग्जाम लेगा तो कोई और टॉप कर जाएगा, दूसरा बार लेगा तो कोई और टॉप कर जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है, कभी और किया कोई, कभी उसको कहूँगा तेज, कभी उसको कहूँगा तेज, कभी उसको कहूँगा तेज, तो इसको हम सुपरिभाषित नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि खतरनाक जो शब्द है ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। तेज जो है ये समुच्चय नहीं है। प्रतिभाशाली, मान लीजिए जब से पूछा जाएगा पूरा भारत में, पूरा इंडिया भर में प्रतिभाशाली, पूरे भारतवर्ष में प्रतिभाशाली लेखक कौन है? नहीं, ये समुच्चय नहीं है। प्रतिभाशाली मतलब तेज, तो ये समुच्चय नहीं है, ये सेट नहीं है। मैं कहूँगा सुनिएगा, सबसे सुंदर लड़की, सुंदर वर्ड है ना, सुंदर, ये भी नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। सबसे सुंदर लड़की, ये भी जो है ना समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। मैं कहूँगा वो लड़की कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की दिख रही है, इतनी अच्छी है, बट कोई आएगा कहेगा यार मुझे तो अच्छी नहीं दिख रही है,
उसे कोई और अच्छी दिखती है। तो ये जो है ना, ये खतरनाक, तेज, सुंदर, इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब सुपरिभाषित नहीं है और इसलिए ये समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम समुच्चय किसको कहेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए और अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अभी तो डिफिनेशन था, डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल था, कौन समुच्चय होगा कौन समुच्चय नहीं होगा, इतना हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय है और उसका संकेत को देख लेते हैं, जो बहुत काम आने वाला है। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय एवं उनके संकेत। स्टूडेंट्स, अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशन, उसका संकेत। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, चलिए उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नंबर में ये है एन है। ठीक है, अब एन ये क्या है? ये नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। जहां भी एन लिखा होगा ना तो आप समझ जाइएगा ना, ये जो एन है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एन, जहां भी एन लिखा होगा यानी कि समझिए ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसके अंदर किस सब प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए डब्ल्यू, जहां भी डब्ल्यू लिखा होगा समझ लीजिए होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, डब्ल्यू में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ये सब अनलिमिटेड। ठीक है, अब इसके बाद आपको मिलेगा जेड का मतलब हुआ पूर्णांक, है ना, पूर्णांक का संग्रह, पूर्णांक का समुच्चय। ठीक है, ये पूर्णांक का समुच्चय है। सेट ऑफ कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहीं कहीं आपको जेड प्लस लिखा मिलेगा। जेड प्लस यानी कि धनात्मक पूर्णांक लेना, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। ठीक है, अब कहीं कहीं जेड माइनस मिलेगा, तो जेड माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, माइनस होना, निगेटिव इंटीजर्स लेना है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए और बताते हैं कितना, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद कुछ और देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा क्यू का मतलब है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। इसमें परिमेय संख्या आ जाएगा, बटा जो भी हो, बटा में वो सब जीरो वो सब इसमें आ जाएंगे। इसको कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिखेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब एक और है आर है, रियल नंबर। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आज से हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सूचित करते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इतना स्टूडेंट्स आप पहले नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर इतना आप अच्छा से नोट करें, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, स्टूडेंट्स को अच्छा से समझें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें आप स्टूडेंट्स। अब हम समझ लेते हैं समुच्चय को लिखने का जो तरीका क्या होता है, हम किसी भी समुच्चय को कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए एक समुच्चय है
10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। छोटे से तो हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे था मेरा। अब मैं इसको लिख करके आपको दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे। तो पहले आप हेडिंग दे देंगे समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडिंग देंगे समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेट्स, ये टॉपिक का नाम हो गया स्टूडेंट्स। अब चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला बात ये है स्टूडेंट्स, किसी भी समुच्चय को हम मझला कोष्ठ में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला तो हो गया किसी समुच्चय को मझला कोष्ठ यानी कि ये वाला कोष्ठ, मझला कोष्ठ में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम सारा पॉइंट्स को लिख देते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो फिलहाल आप ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, किसी समुच्चय को मझला कोष्ठ में, ये वाला मझला कोष्ठ है। ठीक है, ये वाला नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला नहीं, ये छोटा कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ, ये वाला मझला कोष्ठ। ठीक है, तो दूसरा बात ये है स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा बिंदु, ये दूसरा पॉइंट ध्यान देने की ये बात है स्टूडेंट्स, जितने भी समुच्चय के अंदर, इसी मझला कोष्ठ के अंदर जितने भी सदस्य मिलेंगे, जितने भी उसके अंदर सदस्य मिलेंगे, समुच्चय के आप लिखते हैं, समुच्चय के सभी सदस्य को, सभी सदस्य को अवयव, इसको इंग्लिश में एलिमेंट है, एलिमेंट, सभी सदस्य को अवयव एलिमेंट कहते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, जितने भी सदस्य होंगे, सबको हम अवयव के नाम से जानेंगे, कहेंगे ये अवयव है, क्या है, तो अवयव है, एलिमेंट, इसको इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा। थोड़ा हम कुछ लिख लेते हैं, सब पॉइंट लिख देते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है, माने एक अवयव को दोबारा उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं हम, दोबारा उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, दो बार एक ही एलिमेंट को दो बार तीन बार उसमें नहीं लिखते, एक ही बार लिखा जाता है। और चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रत्येक अवयव के बीच कोमा दिया जाता है, मतलब कोमा दे करके प्रत्येक अवयव को लिखना है। एक अवयव लिख दिए तो कोमा देंगे, तो फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर कोमा, यानी कि प्रत्येक अवयव के बीच कोमा दिया जाता है। प्रत्येक अवयव के बीच कोमा दिया जाता है, कोमा दिया जाता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हुए, 4 पॉइंट्स हुए, 4 बिंदु हुआ। एक और बिंदु है, लास्ट बिंदु है, उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, प्रत्येक अवयव के बीच कोमा देना है, कोमा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। बस ये 5 पॉइंट्स पहले आप नोट कर लें, पहले आप नोट कर लें, फिर आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लें, आप वीडियो को रोक करके पहले 5 बिंदु को नोट कर लें, उसके बाद अब हम चलते हैं आपको बताने में क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप रोक करके नोट कर लें। अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। अब इसको लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है, कैसे लिखकर दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, इस समुच्चय का कोई नाम एक दे दिए, ABCD कोई। अभी मैं 5वां नंबर इसका बिंदु बताया, किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो ABCD 12 लेटर कुछ भी दे सकते हैं नेमिंग सूचित करने के लिए, ठीक है, दे दिया। अब स्टूडेंट्स 10 से कम कौन कौन से संख्या है, तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए, कोमा देना है, सबके बीच कोमा, 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 6 7 8 9, यानी कि प्रत्येक अवयव के बीच कोमा दिया जाता है। अभी बोला मैंने, तो कोमा आपको देना है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, कोमा तो देना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं बोला कि किसी भी अवयव को इसमें दोबारा लेके, एक बार जब 2 लिख दिए तो फिर कहीं 2 नहीं लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे मझला कोष्ठ के इसमें लिखा गया है, तो जितने भी इसमें मैं बिंदु बताया वो सब बिंदु इसमें आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो सभी बात आपको याद होनी चाहिए। जब हम एक्सरसाइज सब करेंगे ना, एक्सरसाइज, तो आपको 100% कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा, एक शब्द दिया है, एक वर्ड दिया है आपको, वर्ड कौन सा है, तो मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपको एक मैथमेटिक्स एक वर्ड दिया है। अब इस वर्ड को समुच्चय के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले समुच्चय को हम किसी भी अल्फा लेटर A लिख देते हैं, ठीक है, सूचित करने के लिए A भी कुछ भी लिख देंगे। अब यहाँ पे M है तो यहाँ पे M लिख दिए, कोमा A है तो यहाँ पे A लिख दिए, कोमा T लिख दिए, H लिख दिए, E लिख दिए, और फिर यहाँ पे क्या है M लिख दिए, नहीं गलत। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब यहाँ पे एक बार M लिख दिए हैं तो फिर अब दोबारा M नहीं लिखेंगे, क्यों, मैं बोला हूँ ना कि किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। एक बार जब M हो गया तो अब ये M नहीं लिखेंगे, क्या A लिखेंगे, नहीं, क्योंकि A लिख दिया है तो ये T लिखेंगे, नहीं, T लिख दिया है। अब I लिखेंगे, C लिखेंगे, S लिखेंगे, बस ये हो गया समुच्चय। देखिए जितने भी इसमें लेटर्स हैं, सब लेटर्स आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, सब आ गए हैं। देखिए किसी भी लेटर्स को दोबारा मैंने नहीं लिखा, किसी भी लेटर्स को दोबारा नहीं लिखना है। सब अवयव, जितने भी इसमें अवयव है, जितने भी ये सब अवयव है, एलिमेंट है, सबके बीच में कोमा दिया है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल, एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपसे कहा जाए कि एक वर्ष में सभी महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में, यहाँ पे देखिए, एक वर्ष में सभी महीनों का, माह का समुच्चय, तब इसको कैसे लिखेंगे, आसान है, करना क्या है, कोई एक नेम दे दीजिए बी, यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे कोमा कर करके दिसंबर तक लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। आसान है ना, बहुत आसान है। बस ऐसे ही किसी भी समुच्चय को हम लिखते हैं, ठीक है। जिसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों का समुच्चय, अगर आपको कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों, जितने भी स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, जितने भी वॉवेल्स होते हैं, उसका सेट बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कोई भी नाम सी नेम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देंगे, A-E-I-O-U, हो गया, बस इतना ही तो वॉवेल्स होते हैं ना, बस आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, तो इतना आप नोट कर लें। उसके बाद अब हम टॉपिक देखते हैं, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मेथड्स होती है, उस सभी मेथड्स को अब हम पढ़ते हैं। कितने मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 मेथड्स हैं। अब दोनों मेथड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक संकेत है, सिंबल है, नोटेशन है, उस नोटेशन को समझ लेते हैं और उसका अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ऐसा एक नोटेशन मिलेगा, संकेत मिलेगा इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, और एक मिलेगा इस टाइप का, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तब इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। ये क्या कहता है और ये क्या कहता है, फिर से समझ। इसको कैसे बना है, तो ऐसे सी के जैसे बना देना है और बी से ऐसे, ठीक है, और इसको कैसे, तो इसको कैंसिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इस सिंबल को, इस संकेत को हम, इस सिंबल को, संकेत को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, क्या, बिलोंग टू। इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। और बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, में से, इसका मतलब में से, इसका मतलब में से नहीं, और मतलब इसका मतलब क्या, अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट करके, इसको नोट कर लेंगे, कहीं भी आप ऐसे करके बॉक्स बना करके कहीं भी लिख लेंगे ताकि याद रहेगा। स्टूडेंट्स, इसका भी कहीं कहीं काम आएगा, हो सकता है कहीं आए तो हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं सेट एक लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स में लिखा 5 डैश ए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि 5 जो है ए से बिलोंग, इसमें से आ रहा है कि नहीं, 5 जो है क्या इसमें है 5, हाँ है ना। तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि क्या हुआ, जो 5 है ए में से आ रहा है ना, इस समुच्चय ए है जो सेट है इसी में से ना 5 आ रहा है। तो अगर ये जो एलिमेंट है, जो अवयव है इसमें है, तो लिखेंगे ये वाला साइन। अगर नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए 6 डैश ए, अब इसमें भरना है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें 6 नहीं ना है, तो ये नहीं, इसमें में से ये जो 6 है ए में से नहीं आ रहा है। इसका मतलब होगा ये जो 6 है, अवयव जो 6 है, इसमें से ए में से नहीं आ रहा है। इसका मतलब वही जो 5 है, अवयव जो 5 है ए में से आ रहा है। बस समझ में आ रहा है। तो इससे वो थोड़ा आप नोट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं।